साथियों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ, जैसा आप जानते हैं कि इस प्रदेश में हमेशा हमने जो मुद्दे उठाए वो डंके की चोट पर उठाए। हमने वो मुद्दे इसलिए उठाए कि यहाँ पर जो सिस्टम खराब है, यहाँ पर जो पारदर्शी तरीके से जो युवाओं का हनन हो रहा है, जो इस प्रदेश के बेरोजगारों का हनन होना है, उसको लेकर हम हमेशा आगे आए। हमारे मुद्दे हमेशा कुछ ना कुछ उन मुद्दों पर जो है कार्रवाई हुई है। साथियों, हम पर बहुत लालछन लगाए गए। कभी हमें भाजपा की बी टीम कहा जाता है, कभी हमें कांग्रेस की बी टीम कहा जाता है, कभी हमें किसी की बी टीम कहा जाता है। लेकिन साथियों, जो डॉक्यूमेंट्स और जो तथ्यों के साथ हम बात करते हैं, उसी को लेकर एक बार फिर आज जब प्रदेश के युवाओं की ज़रूरत आज हमें है, जब प्रदेश के पूर्व सैनिकों की ज़रूरत आज हमें है, जब उनके साथ अन्याय हो रहा है, जब आज इस राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको लेकर आज उन्होंने हमें पुकारा है। और साथियों, आज उपनल पर हम बहुत बड़ा एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को ये भी बता दूं कि भाई उत्तराखंड एक वीरों की भूमि है। यहाँ के लगभग हर गांव में सैनिक सीमा में डटे रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड का सौभाग्य ये भी है कि जब ये सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद घर लौटते हैं, तब भी उनका सेवा का सफर जो है समाप्त नहीं होता, बल्कि नए रूप में शुरू होता है। उपनल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपनल पे आते हैं। उपनल बनाने का उद्देश्य साथियों ये था कि जो सैनिक हैं, जो हमारे प्रदेश के सैनिक हैं, वो बड़ी संख्या में रिटायर होते हैं। उनके पुनर्वास और रोजगार की चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था उस वक्त कि उन्हें राज्य में सुरक्षा, तकनीकी, प्रबंधन और अन्य सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए और एक सरकारी निगम बनाया जाए जो सभी पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार देगा। इसलिए उपनल की गठन हुआ था। उपनल बनाने के उद्देश्य भी साथियों वही थे जो अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूं कि क्या जो उपनल बनाने का एक तरह से उद्देश्य था, क्या उसको फुलफिल हो रहा है? ये उपनल की वेबसाइट है। अगर आप उपनल की वेबसाइट पर जाएंगे तो उपनल का विजन जो वेबसाइट पर लिखा है, हमारा विजन और हमारा मिशन, तो उपनल का विजन क्या लिखा है कि उत्कृष्ट, पारदर्शी, कुशल तथा उच्च नैतिक मानकों के साथ एक प्रतिष्ठित आउटसोर्स एजेंसी बनाना, ये इनका विजन है। अब उपनल का मिशन क्या है? उपनल का मिशन है प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं पुनः रोजगार के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सम्मानित व स्वावलंबी बनाना। क्या यह हुआ है? क्या उपनल में हमारे पूर्व सैनिक और हमारे पूर्व सैनिकों के आश्रित वो लगे हैं? हमने भी आंकड़ा जुटाया कि 22,000 में जिस उद्देश्य से, जिस विजन से, जिस मिशन से उपनल का गठन किया गया है, वो आंकड़ा हमने भी जुटाया है। लगभग 6 से लगभग 7,000 जो है इसमें पूर्व सैनिक उनके आश्रित हैं। और बाकी कौन है, किनके आशीर्वादों से लगे हैं? इसमें साथियों अगर आप ये देखेंगे तो ये निगमन का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उपनल एक तरह से कंपनी है। कंपनी ये उपनल है। अब अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी की, किसी भी एजेंसी की जो एक तरह से सिटीजन चार्टर होता है, मतलब कि हम किस लिए जाने जाते हैं, तो उपनल किस लिए जाना जाता है? इनका सिटीजन चार्टर क्या है? इनका सिटीजन चार्टर है कि उपनल एक पवित्र धाम है जो भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। ये उपनल का मेन सिटीजन चार्टर होता है। जो किसी भी कंपनी का सिटीजन चार्टर होता है ये है। अब साथियों हम आते हैं संवैधानिक ढांचा में। संवैधानिक ढांचा क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि सरकार का दायित्व है कि सभी नियुक्तियां समान अवसर की पृष्ठभूमि में हो। किसी भी व्यक्ति को बिना समान अवसर के नियुक्ति कर देना अन्य योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन है। यह अनुच्छेद 14 कह रहा है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है रोजगार में समान अवसर।
आरक्षण की व्यवस्था का पालन करना, यानी कि कोई भी अगर सरकारी भर्ती अगर आप करवा रहे हो तो खुली प्रतियोगिता होनी जरूरी है, विज्ञापन निकलना जरूरी है, मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। ये अनुच्छेद 16 साथियों ये कह रहा है। और इसमें अगर हम आएंगे, अब जो सबसे बड़ा मैं आप लोगों को वो बताता हूं कि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, 5 जजों की बेंच बैठी थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। उस संवैधानिक पीठ ने क्या क्या कहा, पूरे देश में उपनल, संविदा, आउटसोर्स के जितने कर्मचारियों पर, इस पर एक लैंडमार्क डिसीजन उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार ने दिया है। और इस उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में क्या लिखा गया है, मैं थोड़ा भूमिका आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये दोनों अनुच्छेदों के अनुसार हर नागरिक को समान अवसर, प्रतिस्पर्धी चयन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन लंबे समय से विभिन्न केंद्र और राज्य विभागों में अस्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतनभोगी और बैकडोर तरीके से की गई नियुक्तियों को लेकर भारी विवाद रहा है। इसी समस्या को स्थायी समाधान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को ऐतिहासिक निर्णय जो है दिया था। और ये जजमेंट साथियों सुनहरे अवसर में एक तरह से जो देश में जो जजमेंट अगर व्याख्या की जाती है तो इस जजमेंट की व्याख्या की जाती है, जहां पर आउटसोर्स का जिक्र हो, जहां पर उपनल का जिक्र हो, जहां पर इन सारी चीजों का जिक्र हो। इसमें यह भी कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक उसमें था नियमित भर्ती ही वैध तरीका। इसमें साफ कहा गया है संवैधानिक पीठ में कि सरकारी नियुक्ति केवल संविधान सम्मत खुली भर्ती प्रक्रिया से ही होगी। कोई भी नियुक्ति बिना विज्ञापन, बिना मेरिट और बिना चयन प्रक्रिया के होगी। और ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बताएं ये सारी चीजें उसमें होंगी साथियों। अस्थायी संविदा, दैनिक वेतनभोगी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं, ये इस संवैधानिक पीठ ने कहा था। इसने ये कहा है कि अस्थायी सेवा और आप नियमित नहीं बन सकते हैं, अदालतें नियमितीकरण का आदेश नहीं दे सकती हैं, नियमितीकरण अधिकार नहीं है। और ये भी इसने कहा था कि इमोशनल, अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है तो उस पर सरकार फैसला ना ले। ये भी यहां पर जो है साफ तौर पर किया गया। ये भी कहा गया था इस 2006 के ऑर्डर में कि 10 साल से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बार की योजना आप बना दो, वन टाइम सेटलमेंट। अगर आपको उनको सरकारी नौकरी देना आप दे दीजिए, आपको अगर उनको आगे और कुछ करना तो आप कर दीजिए। तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में कहा गया था। और उसमें यह कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बार विशेष योजना बनाई जाए जो 10 साल से अधिक समय से कार्यरत हों, जिनकी नियुक्ति थी अर्थात नियमों में कमी थी लेकिन इलीगल नहीं थी, धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं था, उनको जो है आप वन टाइम परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा सिर्फ एक बार लागू होगी, यह कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में जो है एक बार करने के लिए सबने कोशिश की। 2016 में हरीश रावत की सरकार ने भी इनको एक तरह से उस समय परमानेंट किया था, है ना, उस समय परमानेंट किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद से लगातार जब ये वन टाइम सेटलमेंट था तो उसके बाद इनकी नियुक्तियां क्यों कर रहे हैं, हमारी सरकार इनकी नियुक्तियां क्यों करवा रही है, हमारे जो सिस्टम है वो यहाँ पर क्यों छेड़खानी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ये मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको, उमा देवी वर्सेस ये पूरा हमारे पास जो है ऑर्डर है, वो जजमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रदेश में अगर आप जो है 22,000 कर्मचारियों को परमानेंट कर देते हो, उनका नियमितीकरण कर देते हो, तो फिर इस प्रदेश के बेरोजगार कहाँ जाएंगे। इस राज्य में पहले ही जो है 15-15 सालों में जो है 6 से 7 हज़ार भर्ती निकलती है, और आप अगर 1 साल परमानेंट कर दोगे तो जो प्रदेश का बेरोजगार जो है करणपुर में 6x6 के कमरे में तैयारी कर रहा है, जो है पिथौरागढ़ में तैयारी कर रहा है, जो इस प्रदेश में जगह जगह तैयारी कर रहा है, उनका क्या होगा, उन युवाओं का क्या होगा। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं, और हम उपनल कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, उनके प्रति हमारी संवेदना है, हम भी जानते हैं कि वो दर्द क्या है वहां पर बैठने का। लेकिन इन सरकारों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में उनको जो है सिर्फ इस उसमें रखा कि आप जो है परमानेंट हो जाओगे। आज यही सरकारें
इस स्थिति में है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज उनकी सजा जो है उपनल कर्मी वहां पर भुगत रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीजें थी और हम चाहते हैं कि ये सरकार नियमितीकरण के अलावा उपनल कर्मियों का जो भी संवैधानिक तरीके से जो भी करना है वो कर सकती है, लेकिन नियमितीकरण इस प्रदेश में खासकर 2006 उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार की 5 जजों की जो सुप्रीम कोर्ट में पीठ बैठी थी उसके अनुरूप नियमितीकरण नहीं हो सकता है। बाकी सरकार को जो करना है संविधान के दायरे में, अपने अधिकार के दायरे में वो कर सकती है। मैं एक बार सुरेश भाई से थोड़ा वो कहेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई, आपने इस संवेदनशील विषय पर ये प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रश्न धरने प्रदर्शन का नहीं है, प्रदर्शन किसी के खिलाफ होने का नहीं है। प्रश्न जो है पारदर्शिता का है, सिस्टम की पारदर्शिता का है, और जिस पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ जाना जाता है, प्रश्न उसका है। आज संवैधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लंघन उपनल में हुआ है। हमारी समय समय पर सरकारें परिवर्तित होती रही, कोई एक सरकार इसमें दोषी नहीं है। जब जब जिसको मौका मिला, जिस जिस मंत्री को मौका मिला, जिस जिस विधायक को मौका मिला, जिस अधिकारी को मौका मिला, उसने उपनल में अपने चहेतों को सेट किया। आर्टिकल 14 समानता का अवसर देता है, आर्टिकल 16(1) 16(4) जो है समान अवसर की समानता की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। लेकिन क्या उपनल में ये चीज़ें फुलफिल हुई हैं? क्या आर्टिकल 16 का पालन किया गया है? क्या आर्टिकल 14 का पालन किया गया है? और यदि अगर पालन किया गया है तो जो वन टाइम सेटलमेंट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में डिसीजन दिया था कि आप ऐसे कर्मचारियों के लिए जो बिल्कुल सही तरीके से सिस्टम में आए हैं, उपनल में आए हैं या संविदा में आए हैं, किसी अन्य सिस्टम में आए हैं, किसी अन्य माध्यम से आए हैं, उन पर विचार किया जा सकता है। और इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, 2016 में विनियमितीकरण नीति बनाई गई और उस नीति के 50, हालांकि बाद में उसको भी हाई कोर्ट से उसमें भी चैलेंज किया गया, उस पर भी स्टे लगा, लेकिन एक बार वन टाइम सेटलमेंट प्रदेश में हुआ है। तो ये अगर एक ऐसी व्यवस्था को जारी रखा जाए तो आज मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के उन बेरोजगार साथियों को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को नौकरी पर रखा जा रहा है। उसमें भी लेन देन और सांठ-गांठ की सारी खबरें सामने आती रहती हैं। और अगर इस परिपाटी को आप कंटिन्यू रखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन को, हमारे 5 विद्वान जजों के डिसीजन को जो पूरे देश भर में लागू है, और उत्तराखंड के मामले में आज हम रजत जयंती मना रहे हैं 25 वर्ष के इस अपने नए नवेले उत्तराखंड राज्य में। एक हम जो है आर्टिकल 309 सेवा नियमावली की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे प्रदेश एक सेवा नियमावली बनाने में सफल नहीं हो पा रहा है। आज आर्टिकल 16(4) का पालन नहीं किया जा रहा है, आरक्षित वर्ग के लोगों को रोका जा रहा है उपनल के माध्यम से, अन्य संविदा के माध्यम से। और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस गंभीर विषय पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर जो प्रभावित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, अन्य हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो हमारे स्टेट में मिलता है, वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को मंत्री पद चाहिए, कोई घड़ियालू आंसू बहा रहा है, कोई चाटुकारिता कर रहा है, कोई मंत्री जी को पितातुल्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो आपको पितातुल्य मानते हैं। और आज जब इस उपनल को लेकर जो समितियां गठित हुई हैं प्रदेश में, उनके सामने अपनी बात नहीं रख रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, संवैधानिक विषय है, संवैधानिक प्राविधानों का विषय है। और अगर इसके उल्लंघन करके कोई भी सरकार उल्लंघन करती है तो माननीय न्यायालय के दरवाजे हम सब के लिए खुले हैं। इसलिए हमारे सरकार से दरख्वास्त है, देखो हमारे संविदा, हमारे उपनल के भाई लोग परेड ग्राउंड में बैठे हैं, उनकी संवेदनाएं हमारे, हम उनकी संवेदनाएं हैं हमारी उनके प्रति।
हमने भी वहाँ पर 8 दिन रातें गुजारी हैं इन सर्द रातों में। हमें मालूम है कि वहाँ पर बैठकर क्या तकलीफ होती है, वहाँ पर बैठने से क्या दर्द और क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें पूरी संवेदना है। लेकिन आज जो सिस्टम, जो सरकारें इस तरह के से गलत नीतियों के खिलाफ, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि इस तरीके की नियुक्तियों पर रोक लगनी चाहिए, बैकडोर की नियुक्तियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लग पा रही है। सरकार ने कोविड काल में फिर उपनल का खोल दिया। फिर पूर्व सैनिकों के लिए जिस उद्देश्य के लिए बना था उपनल, उसमें वो उद्देश्य फुलफिल नहीं हो रहे हैं। हमारे पूर्व सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के अलावा कौन लोग उसमें, ये सब जांच का विषय है। और आज तक दुर्भाग्य देखिए, सरकार के पास एक्चुअल डेटा नहीं है कि ये कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये भी आज सरकारों के पास डेटा नहीं है। और आज अगर नियमितीकरण की प्रक्रिया में सरकार जाती है, इसका जबरदस्त विरोध होगा। प्रदेश का बेरोजगार सड़कों पर उतरेगा। आज प्रदेश का बेरोजगार करनपुर की गलियों में, तंग गलियों में 6x6 के कमरे में पढ़ाई कर रहा है, गर्मियों में तप रहा है, महंगी फीसें कोचिंग संस्थानों में दे रहा है। और आप धड़ल्ले से परमानेंट करने की अगर परिपाटी इस प्रदेश में शुरू करोगे तो बेरोजगार संघ इसका विरोध करेगा और जबरदस्त तरीके से विरोध करेगा। इसलिए सरकार संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारे उपनल कर्मियों के भाइयों के लिए जो नियम बना सकती है, जो कायदे बना सकती है, वो बनाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन का पालन करे। जो 2006 का डिसीजन है, आज दुर्भाग्य है कि आज हाईकोर्ट में जब ये केस चल रहा था, उस समय भी इस केस का प्रयोग नहीं किया गया। हमारी सरकारों ने लचर पैरवी की। एसएलपी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, जब स्वीकार नहीं हुई तो रिव्यू पिटीशन समय से नहीं डाली। ये तमाम जो खामियां हैं हमारी सरकारों की है, और इसलिए सरकारों की खामियों का आम बेरोजगार नहीं भुगतेगा। वो बेरोजगार नहीं भुगतेगा जो अंतिम छोर पर बैठे गांव से देहरादून तैयारी कर रहा है, वो नहीं भुगतेगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो बेहतर हो सकता है वो करें। राम गढ़वाल जी, एक सवाल है आपसे। आप अभी उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जजमेंट का जिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ उपनल के पास भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें उन्हें नियमितीकरण की बात कही गई। तो आप या तो संविधानिक तरीके से उन्हें लड़ने के लिए या तो आप समर्थन दें, या फिर आप उनके साथ मिलकर सरकार से सवाल करें। यहाँ तो कंफ्यूजन वाला मामला पैदा हो रहा है सर। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है इस प्रदेश के बेरोजगारों का, दूसरी चीज़ ये है कि हम उनको बुरा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वो भी हमारे साथ के हैं, वो भी इस उत्तराखंड के हैं, लेकिन जिस लिए इसका गठन हुआ था इस उपनल का, इसमें जो पूर्व सैनिक हैं, इसमें जो उनके आश्रित हैं, वो लगने चाहिए थे। लेकिन बैकडोर के माध्यम से अन्य लोगों को इसमें किसने रखा? दूसरा, जहाँ पर बात आई संवैधानिक पीठ की, तो ये जो उमा देवी वर्सेस ये है, ये तो हमने कहा भी है और हम इस मन से फिर से कहना चाहते हैं कि भाई उपनल कर्मी एक बार इस ऑर्डर को जरूर पढ़ें, और समान वेतन अगर समान काम का है तो उसमें हम उनके साथ हैं कि आप भाई इसकी डिमांड कीजिए। लेकिन संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता इस देश में, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और संवैधानिक पीठ का ये डिसीजन मुझे लगता है सर्वोच्च है और वही पालन उसका होना चाहिए। राम गढ़वाल जी, आप स्वयं कह रहे हैं कि संविधान का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य है। अब मेरा तो यह था कि आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आपको प्रेस वार्ता नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है और सुप्रीम कोर्ट के बाद ही कल हाईकोर्ट का निर्णय आया है। सर ये मैं दे रहा हूँ, पूरा कर लूं। हाँ। अब ये बनाम सरकार की अलग लग रहा है कि बेरोजगार बनाम उपनल। अगर आपको लगता है कि नियुक्तियां ठीक नहीं है तो आपको कोर्ट को आप संज्ञान में लाना चाहिए कि निर्णय अब कोर्ट का है और सरकार को आपको इंप्लीमेंट करना है। सरकार तो पार्टी बन गई, अब कैसे होगा? कोर्ट के निर्णय को आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के डिसीजन पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। दरअसल सरकार ने जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, लचर पैरवी करी, और इस जो जजमेंट है, जो उमा देवी वर्सेस कर्नाटका गवर्नमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, उसको नहीं रखा गया, उसको छुपाया गया। ये गलती सरकार की है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की नहीं है। दूसरी बात है कि जब कोर्ट में आप तथ्य नहीं रखोगे तो कोर्ट तो वही सुनेगी ना जो आप कहोगे। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है।
जब सरकार एसएलपी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते सुप्रीम कोर्ट में गई तो वो एक्सेप्ट नहीं हुई। रिव्यू पिटीशन सरकार ने डालना था, वो तय समय पे नहीं डाला, लेट हो गई। वो कोई डिसीजन थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट नहीं की, और दूसरा जो पिटीशन का रिव्यू पिटीशन का अवसर जो सरकार के पास था वो भी सरकार ने तय समय पर नहीं किया। अब हमारी बात आती है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की। हम माननीय न्यायालय में जाएंगे, यदि संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हुआ, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हुआ, तो अभी बेरोजगार संघ के पास पूरा मौका है। हम विधिक राय ले रहे हैं, हमारे तमाम कुछ लोग पहुंच भी चुके हैं नैनीताल में और वो मिल रहे हैं लोगों से। जो बेहतर होगा हम करेंगे, लेकिन इस प्रदेश में गलत परिपाटी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करेंगे। इस तरह से तो बेरोजगार संघ और उपनल कर्मी आमने सामने आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई पिछले 10 दिनों से चल रही है वो भी प्रभावित होगी। नहीं, कैसे प्रभावित होगी? मतलब पारदर्शिता, इस प्रदेश में जो पारदर्शिता नाम की भी कोई चीज़ है क्या? मतलब जिस उद्देश्य से जो है आप भर्तियां खोलोगे और वहाँ जो है बैकडोर एंट्री कर दोगे, नेताओं के आशीर्वाद के बच्चे लग जाएंगे, हमारे पूर्व सैनिकों को दरकिनार कर दोगे, हमारे बेरोजगारों को दरकिनार कर दोगे, तो हम आवाज़ नहीं उठाएं? भाई ये बेरोजगार संघ का उद्देश्य क्या है? बेरोजगार संघ का उद्देश्य यही है कि जहाँ पर गलत होगा, जहाँ पर गलत नियुक्तियाँ होंगी, जहाँ पर गलत चीज़ें होंगी, वहाँ पर डंके की चोट पर बेरोजगार संघ आएगा और बोलेगा, अपने युवाओं के लिए बोलेगा, उनके हक के लिए बोलेगा। और रही बात कोर्ट जाने की, तो कोर्ट का भी लगभग जो है फाइनल हो चुका है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश का युवा, प्रदेश के पूर्व सैनिकों के साथ कोर्ट जाएगा, नियमितीकरण का विरोध किया जाएगा। ये आपका जो स्टेटमेंट है, आप लोगों का, आपका स्टेटमेंट, कोर्ट का स्टेटमेंट और उपनल का जो कार्य है, ये तीनों कंट्राडिक्ट है। इसलिए मान लीजिए कि इस प्रदेश में 100 पद होंगे, उसमें से 25 पद उपनल के लिए रखे गए, वो उस 25 पद पे सरकार नियमितीकरण करे, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, इससे बेरोजगार संघ को क्या होगा? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को नियमितीकरण का हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट से नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें आर्टिकल 16 का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 16 जो है सभी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व कहता है। तो क्या उन 25 पदों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उन 25 पदों में आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला है? अगर नहीं मिला है तो हम विरोध करेंगे, और ये हम नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2006 को कह गया, 2006 में कर दिया कि भाई कोई भी नियुक्तियाँ, कोई भी आउटडोर की नियुक्तियाँ, कोई भी बैकडोर नियुक्तियाँ नियमित नहीं हो सकती हैं। नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाए, आप इसका समर्थन करते हैं, या इन लोगों का नियमितीकरण ही नहीं किया जाए, इसका विरोध कर? हम नियमितीकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि नियमितीकरण कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, और ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके आधार पर, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कहीं किसी केस में कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए अब इसको आधार बना के हम माननीय न्यायालय की शरण में और विरोध किसी का नहीं है। 2006 में निर्णय ऑलरेडी आ चुका है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि बार बार जो तुम ये पुराने लोगों को भर्ती कर रहे हो, फिर तुम नई स्कीम लेके आ रहे हो, परमानेंट कर रहे हो, उसका 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे चुका ऑलरेडी कि भाई आप एक वन टाइम सेटलमेंट कर दो, वन टाइम में जितने लोगों आपको करना है कर दो। 2016 में उत्तराखंड गवर्नमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी है। एक बार के व्यक्ति को सरकारीकरण कर दिया जाए, बाकी बात नहीं, एक ये रुकना चाहिए था ना मामला। 2016 में जब गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2016 में जितने लोगों को पक्का करना था कर दिया था, और 2006 के जो आपका जजमेंट है उसमें यही लिखा है। तो 2016 में वो प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। अब ये नए नवेले अभी कब तक चलेगा? सिस्टम को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, सिस्टम कहीं तो रुकेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सरकार के समर्थन में उपनल कर्मियों को विरोध में कर रहे हैं? नहीं, सरकार का कोई इसमें उपनल कर्मियों का कोई विरोध नहीं। हमने पहले स्पष्ट कह दिया, स्पष्ट कर समर्थन हम उन लोगों का कर रहे हैं जो लोग चाहे उत्तराखंड के किसी जिले के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर, किसी गांव के अंदर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा सीधा सा मकसद है, नो एग्जाम नो जॉब, बस काम खत्म। इसमें लिखा है ऑलरेडी कि बिना प्रक्रिया के नहीं हो सकता। अभी कैबिनेट में अभी के द्वारा विदेशों में भी ले जाने की बात कर रहे हैं। देखो, सरकार विदेश ले जाए, सरकार घर ले जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ले जाएंगे ना। आज तो सरकारी मंत्रियों के घर पे उपनल कर्मी है, सरकार के प्रचार प्रसार में उपनल कर्मी हम आपको दिखा देंगे। कोई नहीं है उपनल के, हम विरोध में नहीं, हम तो इस पक्ष में नियमितीकरण ना हो, उनको समान पे समान वेतन दिया जाए।